हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के दो पार्ट हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो आज हम समष्टि अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहे हैं और जिसका पहला लेसन है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। क्योंकि जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या। तो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा लेसन 1 है इस पार्ट का, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। इसका पहला लेसन समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक प्रोफेसर थे नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय के, उन्होंने सन 1933 में समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट अलग किया था। पहले इकोनॉमिक्स एक थी, फिर दो भागों में जो बांटने का श्रेय है वो जो प्रोफेसर रेगनर फ्रिश नाम के एक प्रोफेसर थे जिनको इसका श्रेय दिया जाता है कि अर्थशास्त्र के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो एक बात तो ये है बच्चों कि इस लेसन में से एक एक नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से एक एक नंबर वाले ही करने हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में हो, चाहे रॉन्ग राइट में हो, किसी भी तरीके से हो, एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। बड़ा क्वेश्चन मोस्टली नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें छोटे क्वेश्चन देख के ही हमारा जो है लेसन है उसको हमने करना है। जैसे मान लिया क्वेश्चन हमारा ये आ गया कि इस अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है, तो प्रोफेसर रेगनर फ्रिश को। और वो कहाँ के थे, नॉर्वे के थे, और कौन से सन में, 1933 में। इस तरह से छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो बड़े क्वेश्चन में से भी हमने छोटे क्वेश्चनों को निकाल के उनके ऊपर ध्यान देना है। तो फिर इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि हम पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसके अंदर किन बातों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि क्या है। तो पहले जैसे पहली ब्रांच थी जो हम पढ़ चुके हैं, पहला पार्ट था जो इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का हमारा, तो वो था व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत स्तर की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। जो व्यक्तिगत स्तर पर है, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, उनका अध्ययन हम इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लिया एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक वस्तु का कीमत निर्धारण, इस तरह की जो अध्ययन है वो इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे तुम ये याद रख सकते हो, व्यय जो पहला शब्द है व्यष्टि, तो व्यक्तिगत स्तर। तो जिसमें ऐसा अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा, वो शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होती है, हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। कई बार इसका दूसरा नाम क्या है, कीमत सिद्धांत। ये भी कई बार मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जैसे समस्त नाम से, इसके भी नाम से ही पता लग रहा है। तो अगर सामूहिक स्तर की, समस्त, कुल, सामूहिक स्तर की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कुल का, समस्त का, समूह का, सभी का। जैसे इसको आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को। जैसे व्यष्टि का दूसरा नाम कीमत सिद्धांत और समष्टि अर्थशास्त्र का आय व रोजगार का सिद्धांत। तो इसके अंदर कौन सी समस्याओं का समाधान किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर। किसी एक वस्तु की कीमत नहीं, सामान्य कीमत स्तर, सभी वस्तुओं का जो सामान्य कीमत स्तर है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। कुल रोजगार के बारे में अध्ययन किया जाता है। पूरे राष्ट्र की जो आय है उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये इस तरह का जो अध्ययन है ये किसके अंतर्गत किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कुल अर्थव्यवस्था के अंदर कुल उपभोग कितना है,
कुल मांग कितनी है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, कुल पूर्ति कितनी है, सामान्य कीमत स्तर क्या है, कुल रोजगार का स्तर क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है पूरे राष्ट्र के। इन सभी आर्थिक समस्याओं का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ये 2 पार्ट हमने पढ़ लिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समस्याओं का, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन सी समस्याएं ली जाती। अब आगे है, इसमें भी कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं, 1 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद है कि अर्थशास्त्रियों को भी हमने 3 वर्गों में बांटा है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, किसी ने व्यष्टि अर्थशास्त्र को अधिक महत्व दिया है, किसी ने समष्टि अर्थशास्त्र को अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया है। तो हमने इस आधार पे 3 वर्गों में अर्थशास्त्रियों का वर्गीकरण किया है। तो पहले हैं क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकी या क्लासिकल अर्थशास्त्री या परंपरावादी भी बोलते हैं इनको, परंपरावादी या क्लासिकल अर्थशास्त्री। क्लासिकल अर्थशास्त्री कौन से हैं, किन्हें माना गया है, एडम स्मिथ को, माल्थस को, रिकार्डो को, इनको हम क्या मानते हैं कि ये क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, परंपरागत अर्थशास्त्री हैं। और इन अर्थशास्त्रियों ने ज़्यादा महत्व समष्टि अर्थशास्त्र को दिया है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया गया है, कुल के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरे आते हैं नव परंपरागत अर्थशास्त्रियों में आता है हमारा मार्शल और पिगू। इन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा महत्व अर्थशास्त्र, जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, आर्थिक जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, उनके अध्ययन को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है, व्यष्टि स्तर के ऊपर ज़्यादा अध्ययन इन्होंने किया है। उसके बाद जो आर्थिक महामंदी आई थी 1930 में, और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्थिक महामंदी कब आई, 1929 और 1930 के बीच में। तो कई बार ये साल दिया मिल जाता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, कई बार ये दिया मिल जाता है। तो अगर ये दे रखा है तो ये ठीक है, ये दे रखा है तो ये ठीक है। 1929 और 30 के बीच में क्या आई थी, महामंदी का दौर था। वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई थी, अस्फीति की स्थिति से अर्थव्यवस्था हमारी गुजरी थी। तो जब 29 की जब महामंदी आई थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1936 में केन्स अर्थशास्त्री हुए एक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके बाद महामंदी का जो दौर था, उसके बाद 1936 में केन्स के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक प्रकाशित की गई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके ऊपर भी देखो छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि केन्स ने कौन सी बुक लिखी थी, तो आपने ये नाम लिखना है। अगर ये आ जाए कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसने पुस्तक लिखी थी, केन्स ने, कब लिखी थी, 1936 में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस किताब के अंदर भी समष्टि अर्थशास्त्र को ज़्यादा महत्व दिया गया था, समष्टि अर्थशास्त्र को ज़्यादा महत्व दिया गया था। और उसके बाद के भी जो आधुनिक अर्थशास्त्री आए हमारे, जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, तीसरे नंबर पे हम करते हैं हिक्स, हैंसन, गार्डनर, इन्होंने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा अध्ययन किया है, इसके अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया है। जो पूरे अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया है आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने। तो हमने इस तरह से ये तीनों तरह के अर्थशास्त्री पढ़े। देखो शुरू में क्या था, क्लासिकल या परंपरागत अर्थशास्त्री, इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र को महत्व दिया। उसके बाद नव परंपरागत अर्थशास्त्री आ गए, मार्शल और पिगू, इन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र को ज़्यादा महत्व दिया। इसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने भी फिर क्या करा, माइक्रो लेवल की जो समस्याएं थी उनका के अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया। अब हम देखो, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो शब्द जो है ये एक इंग्लिश का शब्द है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो शब्द जो है वो क्या है, एक इंग्लिश का शब्द है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से लिया गया है। इसकी जो है स्पेलिंग ये है MACRO, मैक्रो। और इसमें ये मैक्रोस,
मैक्रोस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। मैक्रोस, मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा। इससे फिर मैक्रो शब्द लिया गया है। इस ग्रीक भाषा के शब्द से ही हमने इंग्लिश का एक शब्द मैक्रो लिया गया है, समष्टि। मैक्रो मीन्स बड़ा, लार्ज, बिग, बड़ा, यानी कि आर्थिक समस्याओं का जो लेवल है, जो समस्त लेवल के ऊपर, सामूहिक लेवल के ऊपर जो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। तो मैक्रो मीन्स क्या होता है? बड़ा, बड़े लेवल के ऊपर, सामूहिक स्तर के ऊपर जो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है वो हम किस में लेते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेते हैं। तो ये हमारा, ये थोड़ा सा हिस्ट्री होगी कि किस तरह से, थोड़ी सी उसकी बेसिक सी बातें हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, समष्टि अर्थशास्त्र की। उसके बाद जैसे इसमें क्या आ गई, हमारी परिभाषा भी आ गई। परिभाषा भी हम इसी में लिखेंगे। परिभाषा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या हुई कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो सामूहिक स्तर की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, वो क्या होती है? हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, इन सब का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होती है? हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। अब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के, समष्टि अर्थशास्त्र के अक्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से टॉपिक हम इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, किस किस टॉपिक को किस किस, यानी कि कितना उसका अक्षेत्र है, क्या क्या चीज़ें का अध्ययन उनके अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय आय का अध्ययन। समझिए, ये हमारे सारे के सारे लेसन हैं, टॉपिक हैं, चैप्टर हैं हमारे बुक के अंदर। राष्ट्रीय आय का टॉपिक है, रोजगार का सिद्धांत, ये सारे के सारे हमारे लेसन हैं। उनके बारे में हम इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो सबसे पहला क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय है, पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है, उसके कौन कौन से तत्व हैं, उसको मापा कैसे जाता है, अकाउंटिंग क्या है उसकी, सोशल अकाउंटिंग वो क्या है, वो सारा का सारा इसके अंदर पढ़ा जाएगा। ये आएंगे, टॉपिक हैं हमारे इसके अंदर। उसके बाद दूसरा है रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत भी हमारा एक लेसन है। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि प्रभावी मांग क्या है, प्रभावी मांग क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, कुल पूर्ति क्या है, कुल मांग क्या है, कुल मांग पूर्ति जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, कुल उपभोग क्या है, निवेश, बचत, गुणक, कुल निवेश, कुल बचत, कुल और गुणक का क्या प्रभाव पड़ता है निवेश और बचत के ऊपर, उपभोग के ऊपर, इन सब का प्रभाव क्या होता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। रोजगार का जो सिद्धांत है उसमें ये टॉपिक हमारे आएंगे, लेसन है ये हमारा, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है हमारा मुद्रा का सिद्धांत। इसमें मुद्रा के बारे में पढ़ा जाएगा अभी सारा, यानी कि मुद्रा की परिभाषा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा क्या काम करती है मुद्रा, और फिर बैंक का क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिस्टम है उसका, बैंक के क्या कार्य हैं, कितनी तरह के बैंक होते हैं, बैंकों में कितनी तरह के खाते होते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर सारा पढ़ा जाएगा। मुद्रा और बैंकिंग इसमें आएगा, सारा मुद्रा के बारे में आएगा कि मुद्रा कैसे लेन देन की चीज़ों में हम प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसके कार्य क्या है। इसी तरह से बैंक संस्था, एक वित्तीय संस्था जो बैंक जिसको हम कहते हैं, बैंक के बारे में, बैंक का सारा कुछ पढ़ा जाएगा, बैंक का स्ट्रक्चर, उसके कार्य, बैंक के प्रकार, फिर उसमें खातों में प्रकार, आरबीआई के बारे में, कॉमर्शियल बैंक के बारे में सारा कुछ इसमें पढ़ा जाएगा। चौथा है फिर सामान्य कीमत सिद्धांत। सामान्य व्यक्तिगत कीमत नहीं भी, सामान्य कीमत यानी सभी वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत का स्तर, वो इसमें पढ़ा जाएगा। और जब कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति, अपस्फीति की स्थिति जब आती है तो क्या होता है, ट्रेड साइकिल होते हैं, व्यापार चक्र होते हैं, उनके बारे में, जो कीमतों में उतार चढ़ाव है उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, इस लेसन के अंतर्गत हमें पढ़ेंगे। फिर हमारा पांचवा इसका क्षेत्र है वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, क्या अध्ययन करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक आय के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह के टॉपिक हमारे आएंगे कि कैसे एक देश जो है वो विकास करता है।
और उसके बारे में हम सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। छठा जो अक्षेत्र है वो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। इसमें क्या आएंगे भाई, हमारा आयात निर्यात टैरिफ यानी कि कर आएंगे। आयात कर क्या होते हैं, निर्यात कर कैसे लगते हैं, ये किस तरह से हम एक देश के दूसरे देश से शेष विश्व से, हमारे देश को छोड़ के जो शेष विश्व से वस्तु और सेवाओं का जो लेन देन करते हैं वो आयात निर्यात होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आयातों से हमें, आयातों के बदले हमें क्या देना पड़ता है, निर्यातों से क्या आय होती है, उसका जो है वो बैलेंस क्या निकलता है, ये सारा कुछ हमें पढ़ेंगे। तो ये हमारे क्या हैं, 6 समष्टि अर्थशास्त्र के अक्षेत्र हैं। फिर से देख लो, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, सामान्य कीमत का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। ये टॉपिक है हमारे, लेसन है। जब समष्टि अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे 1 by 1 तो उसमें हमारे ये टॉपिक आएंगे, लेसन आएंगे, और लेसन का फिर हम डीपली इनका अध्ययन करेंगे। फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हमने केवल इनकी थोड़ा सा हाईलाइट के रूप में बताया है कि उसके अंतर्गत क्या क्या इसके अक्षेत्र हैं, क्या क्या इसके अंदर पढ़ा जाता है। तो ये हमारा आज का लेसन यहाँ पूरा हो गया, हमारा टॉपिक। इसके कई सारे वो वीडियोस बनेंगे। तो हमने आज एक पार्ट इस लेसन का हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर से रिवाइज करो। समष्टि अर्थशास्त्र, कहाँ से अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया था, तो वो हमने किया है। इसके क्वेश्चन करने हैं समष्टि और व्यष्टि, कि समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि क्या है। फिर हमने उसके बाद हमने अर्थशास्त्रियों को 3 भागों में बांट के उनके बारे में बताया है कि किसका महत्व जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को ज़्यादा लिया गया, किस ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को ज़्यादा बताया है, किसका अध्ययन किसने किया। इस तरह से ये एक हिस्ट्री है। उसके बाद हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अक्षेत्रों को लिया गया है, 1 by 1 हमने इनको पढ़ा है। आशा है आपको समझ आया होगा। इसको कई बार वीडियो को देखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।